लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती है। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में इंग्लैंड के मौजूदा माहौल की एक गहरी और चिंताजनक तस्वीर सामने रखी गई है। लेखक बता रहे हैं कि किस तरह इंग्लैंड के छोटे प्रांत शहरों से लेकर बड़े इलाकों तक अब जगह जगह झंडे दिखाई दे रहे हैं। दिखने में ये झंडे देशभक्ति के प्रतीक लगते हैं, लेकिन असल में इनका इस्तेमाल दूर दराज तक डर और नफरत का माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। इसे ऑपरेशन रेज द कलर्स कहा जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन उकसावे और झूठी कहानियों के सहारे आम लोगों को ये महसूस कराया जा रहा है कि उनकी राष्ट्रीय पहचान छीनी जा रही है। लेख इस बात पर जोर देता है कि ये सब महज झंडे लगाने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे दूर दराज तक फैला एक राजनीतिक अभियान है जो अंग्रेज समाज में कट्टरपंथ और पूर्वाग्रह को हवा दे रहा है। टॉमी रॉबिन्सन जैसे चरमपंथी चेहरे प्रवासियों और शरणार्थियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले समूह और यहाँ तक कि मुख्यधारा की राजनीति के कुछ नेता भी इस माहौल को बल दे रहे हैं। नतीजा ये है कि इंग्लैंड के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में एक तरह की असुरक्षा और भय का माहौल पैदा हो रहा है। लेखक चेतावनी देते हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और सांस्कृतिक स्पेस तक पहुंच चुका है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस उकसावे को और बढ़ा रहे हैं, जहां लोग धीरे धीरे कट्टरपंथी सोच की गिरफ्त में आ रहे हैं। लेखक को चिंता है कि प्रगतिशील ताकतें, चाहे वो लेबर पार्टी हो, यूनियन हो या सांस्कृतिक समूह, इस चुनौती के सामने बहुत कमजोर और चुपचाप दिख रही है। अंत में लेख कहता है कि हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए। जैसे 70 के दशक में रॉक अगेंस्ट रेसिज्म जैसे सांस्कृतिक आंदोलनों ने कट्टरपंथ को चुनौती दी थी, वैसे ही आज भी जरूरत है कि संगीत, कला और संस्कृति की ताकत के जरिए इस डर और नफरत की राजनीति का जवाब दिया जाए। क्योंकि झंडों के इस दिखावे के पीछे जो असली मकसद है वो देशभक्ति नहीं, बल्कि समाज को बांटना और डराना है। द गार्जियन का ये लेख हमें सचेत करता है कि इंग्लैंड में बढ़ते इस झंडे के अभियान को सिर्फ राष्ट्र प्रेम की आंखों से ना देखें। ये असल में दक्षिणपंथी राजनीति का खतरनाक खेल है, जो लोगों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें नफरत की तरफ धकेल रहा है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख गाजा युद्ध की असलियत पर रोशनी डालता है। इजरायल दुनिया से ये कहता रहा है कि उसकी बमबारी सिर्फ हमास के लड़ाकों को खत्म करने के लिए है, लेकिन लीक हुई एक सैन्य रिपोर्ट ने इसके विपरीत तस्वीर सामने रखी है। रिपोर्ट बताती है कि मारे गए लोगों में से लगभग 83% आम नागरिक थे और सिर्फ 17% लड़ाके, यानी हर बम का निशाना ज्यादातर निर्दोष लोग बने। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 62,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन असल आंकड़ा इससे कहीं बड़ा हो सकता है, क्योंकि हजारों शव मलबे में दबे हैं। इसके अलावा इजराइल ने खुद भी मौतों के आंकड़ों को बार बार बदल दिया है। कभी कहता है 20,000 लड़ाके मारे गए, फिर वही आंकड़ा घटाकर 7 से 8,000 कर देता है। ऐसे में उसके अपने दावे भी भरोसेमंद नहीं लगते। लेकिन सवाल उठाता है कि जब इतनी बड़ी तादाद में बच्चे, औरतें और आम नागरिक मारे जा रहे हैं, तो फिर ये युद्ध सिर्फ हमास के खिलाफ ऑपरेशन कैसे कहा जा सकता है? असलियत ये है कि गाजा में एक मानवीय त्रासदी घट रही है, जहां लोग सिर्फ बमों से नहीं, बल्कि भूख, बीमारी और तबाही से भी मर रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में एक दिलचस्प सवाल उठाया गया है। आखिर जनरेशन जेड यानी 1997 के बाद पैदा हुई पीढ़ी इतनी नॉस्टैल्जिक कैसे हो सकती है? लेख बताता है कि टेक्नोलॉजी से घिरी ये पीढ़ी खुद मानती है कि वो सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गई है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से बड़ी संख्या ऐसे दौर के लिए भी उदासीनता महसूस करती है जिसमें वो कभी जिए ही नहीं, यानी इंटरनेट और मोबाइल से पहले का समय। लेख में रिसर्च का हवाला देकर कहा गया है कि जनरेशन जेड के बहुत से लोग पुराने जमाने की चीजों की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, जैसे विनाइल रिकॉर्ड्स, सीडी, किताबें, बोर्ड गेम्स या फोटो एल्बम। असल में ये उनकी चाहत है कि ऑफलाइन जीवन का अनुभव लेने की, ताकि वो आज की डिजिटल थकान से राहत पा सकें। लेख का तर्क है कि नॉस्टैल्जिया को अक्सर अतीत में फंसे रहने की कमजोरी समझा जाता है,
लेकिन हकीकत में ये इंसान को ताकत देता है, प्रेरणा, अपनापन और उम्मीद देता है। लेख ये भी साफ करता है कि जनरेशन जेड तकनीक के खिलाफ नहीं है, वो नई इनोवेशन का भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि भविष्य की टेक्नोलॉजी में अतीत की सादगी और वास्तविकता का स्वाद शामिल रहे। कहने का मतलब ये है कि इस पीढ़ी की ऐतिहासिक नॉस्टैल्जिया उन्हें टेक्नोलॉजी से भागने के बजाय उसे संतुलित तरीके से इस्तेमाल करने की सीख दे रही है। आखिर में लेख यही कहता है, जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर उत्साहित है, तब जनरेशन जेड हमें याद दिला रही है कि बेहतर भविष्य गढ़ने के लिए कभी कभी अतीत की तरफ देखना भी जरूरी है। द प्रिंट में प्रकाशित लेख में पुलिस की क्रूरता और न्याय पाने में होने वाली लंबी देरी पर ध्यान खींचा गया है। कहानी मोहाली की एक विशेष अदालत के हालिया फैसले से शुरू होती है, जिसमें 1993 के फर्जी एनकाउंटर केस में 5 सेवानिवृत्त पंजाब पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया गया। 7 युवकों को हिरासत में लेकर गोली मार दी गई थी, लेकिन फैसला आने में पूरे 32 साल लग गए। लेख कहता है कि सिर्फ एक मामला नहीं है, भारत भर में पुलिस बर्बरता के मामलों में यही पैटर्न दिखता है। पहले तो पुलिस खुद जांच दबा देती है, फिर अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद ट्रायल इतने साल खिंच जाता है कि गवाह मर जाते हैं या पीड़ित परिवार थककर चुप हो जाता है। इस दौरान आरोपी पुलिसकर्मी ड्यूटी करते रहते हैं, कई बार तो उन्हें वापस नियुक्त भी कर दिया जाता है। लेख कई उदाहरण देता है। तमिलनाडु में बलवीर सिंह, दिल्ली दंगों में मारे गए फैजान, एमपी के देवा पारधी या मुंबई के वाल्डरिस केस, हर जगह पुलिस वालों को बचाने का भाईचारे वाला रवैया साफ दिखता है। अदालतें भी कई बार धीमी पड़ जाती हैं और पीड़ित परिवारों को न्याय पाना मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक पुलिस के खिलाफ स्वतः कार्रवाई की व्यवस्था नहीं होगी और अदालतें हिरासत में हुई मौतों को गंभीरता से नहीं लेंगी, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। असल समस्या ये है कि गरीब और हाशिए पर खड़े परिवार पुलिस और अदालतों के मुकाबले बेहद कमजोर होते हैं। लेख यही बताना चाहता है कि भारत में पुलिस बर्बरता के मामले न्यायिक भूल भलैया में फंस जाते हैं, जहां दशकों तक न्याय लटकता रहता है और दोषियों को शायद ही कभी सजा मिलती है। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है कि भारत में शोध और अकादमिक स्वतंत्रता पर खतरे बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में CSDS लोकनीति के एक शोधकर्ता की छोटी सी गलती को बड़ा मुद्दा बना दिया गया। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट से जुड़ा उनका डेटा गलत निकला। उन्होंने तुरंत माफी मांगकर पोस्ट हटा भी थी, लेकिन इसके बावजूद FIR हुई और संस्था को नोटिस भेजा गया। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ गलती सुधारने का मामला था या फिर स्वतंत्र शोध को दबाने का तरीका। संपादकीय याद दिलाता है, इससे पहले सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जैसी संस्थाओं के साथ भी यही हुआ। उन पर छापे पड़े, फंडिंग रोकी गई और लाइसेंस तक रद्द कर दिए गए। यानी पैटर्न साफ दिखता है कि सरकार आलोचनात्मक शोध संस्थाओं को निशाना बना रही है। नतीजा ये हुआ कि अकादमिक स्वतंत्रता के वैश्विक सूचकांक में भारत सबसे निचले 20% देशों में पहुंच गया है। द हिंदू कहता है कि लोकनीति जैसी संस्थाएं लोकतंत्र की आंख और कान हैं। इनके डेटा और शोध से जनता और नीति निर्माता असली तस्वीर समझते हैं। अगर इन्हें चुप कराया गया तो लोकतंत्र कमजोर होगा और राजनीति केवल सत्ता के हिसाब से चलेगी। कुल मिलाकर संपादकीय चेतावनी देता है कि गलतियों को बहाना बनाकर शोध संस्थाओं को डराना, धमकाना सिर्फ भारत की छवि को नहीं बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को भी कमजोर करता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.